नमस्कार दोस्तों जियो जर्नी में आपका स्वागत है। दोस्तों हमने बहुत दिन पहले एक एजुकेशन की जर्नी या ज्योग्राफी की एक जर्नी शुरू की थी जिसमें हमने एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया से शुरू किया था। और हम फिलहाल में जो पिछला जो लेक्चर था उसमें हम पहुंचे थे जियोमॉर्फोलॉजी मतलब भू आकृति विज्ञान। और भू आकृति विज्ञान के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो भू आकृति विज्ञान है उसका नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, और भूआकृति विज्ञान पढ़ना क्यों जरूरी है या उसका स्कोप क्या है, और उसके टाइप हम लोगों ने पढ़े थे दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे उसी भूआकृति विज्ञान के शुरुआत में जो सबसे फर्स्ट जो चैप्टर है। क्योंकि भूआकृति विज्ञान के बारे में जब हमने बात की, उसके अर्थ के बारे में हम जो लोगों ने जब डिस्कशन किया, जब बात की, तो उसमें हमने देखा था कि जो भूआकृति विज्ञान है उसकी जब डेफिनेशन है उसमें ये था कि हम पृथ्वी के आंतरिक भाग और पृथ्वी के ऊपर जो उच्चावच हैं, जो लैंड फॉर्म है, उन सभी का कंबाइन रूप से अध्ययन करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं। ये थी ज्योमॉर्फोलॉजी, भूआकृति विज्ञान। तो हम अगर इसी डेफिनेशन को तोड़ लेते हैं, इस मीनिंग को तोड़ लेते हैं कि इस मीनिंग में क्या था, कि पहले तो हम क्या करते हैं कि पृथ्वी के अंतर्गत मतलब पृथ्वी के आंतरिक भाग, पृथ्वी के भूगर्भ का अध्ययन किया जाएगा। और सेकंड हम बात करेंगे फिर जो लैंड फॉर्म, जो पृथ्वी के आंतरिक संरचना, जो पृथ्वी के अंदर के जो बल हैं, उन बल के कारण जो संरचनाएं बनी, जो स्ट्रक्चर बने थे, उसको हम अध्ययन करेंगे इस पूरी ज्योमॉर्फोलॉजी में। दोस्तों जो इस आज का जो टॉपिक है इसमें हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ मतलब जियोलॉजी, वैसे तो ये टॉपिक जियोलॉजी का है। जब आप जियोलॉजी में भी ये टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे क्योंकि वो पृथ्वी के अंदर जो चट्टाने हैं उनका अध्ययन किया जाता है। बट आपको पता है कि ज्योग्राफी इज द मदर ऑफ द साइंस। तो इसके अंदर भी हम साइंटिफिक स्टडी ही करते हैं। और क्यों करते हैं स्टडी आपको पता ही है कि क्योंकि इसके बेस पे हमारे लैंडफॉर्म बने हुए हैं। और उन्हीं लैंडफॉर्म के बेस के हिसाब से वही लैंडफॉर्म जब हम स्टडी करते हैं ज्योग्राफी के अंदर, उसके बाद ही हम कुछ प्लानिंग करते हैं या फिर लोगों को बसाते हैं। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है क्या? सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट क्यों दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ज्योग्राफी का जो इंटीरियर है उसको पढ़ना जरूरी क्यों है? भाई द अर्थ सरफेस इज being continuously reshaped by the endogenetic force और exogenetic force। अब देखो इंडोजेनेटिक फोर्स जो पृथ्वी के अंतर्गत, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो फोर्स, जो बल उत्पन्न होते हैं, उन बल के कारण जो हमारा जो सरफेस है उसके ऊपर मतलब विभिन्नताएं आती है, उसके अंतर्गत संरचनाएं बनती है। और उन संरचनाओं पर जो अलग अलग एजेंट हैं, जैसे हवा है, पानी है, आर्द्रता है, या फिर कोई जैसे ओशियन वगैरह है, वो एक अलग आकृति उनको देते हैं। तो इसलिए हम लोगों को पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है, जो इंटरनल ऑफ द अर्थ है या इंटीरियर ऑफ द अर्थ है, इसलिए हमें उसको पढ़ना चाहिए। सेकंड बात क्या है कि हमें और क्यों पढ़ना चाहिए? हम लोगों को क्यों पढ़ना चाहिए कि जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है, पृथ्वी के अंतर्गत, जब पृथ्वी के अंतरम में जब बल उत्पन्न होते हैं, तो पृथ्वी के अंतरम में जब बल उत्पन्न होगा तो आपको पता है कि कुछ सरफेस अप जाएगा और कुछ सरफेस डाउन जाएगा। मतलब कोई सरफेस जो होगा वो अप जाएगा, ऊपर की तरफ उठता है। और जब वो ऊपर की तरफ उठता है तो उसको महाद्वीपीय बल बोलते हैं। और या फिर उसको बोलते हैं हम लोग उसको बोलते हैं पटल विरूपण बल, या अब पटल विरूपण, पटल का मतलब डिस्ट्रोफिक, डिस मतलब डिजास्टर से ये बना है, ट्रोफिजम। डिस्ट्रोफिजम मतलब होता है कि हमारा जो ऊपर का जो समतल भाग है उसके अंदर छेड़खानी होना, या तो फिर वो ऊपर उठ जाना या फिर वो नीचे चले न जाना। अब जो पटल विरूपण है, हिंदी में इसको बोलते हैं पटल विरूपण। अब ये पटल विरूपण इज ए प्रोसेस बाय विच द अर्थ सरफेस इज रीसेप्ड through rock movement and the displacement।
इससे पहले हम लोगों ने, इससे पहले जो स्लाइड थी उसमें हमने क्या बात की थी कि जो पृथ्वी के अंतर, जो आंतरिक भाग में कुछ बल हैं, वो बल हमारी जो ऊपर का जो सरफेस है उसके ऊपर डिस्कंटिन्यूटी, उसके ऊपर मतलब विभिन्नताएं लेके आते हैं, डाइवर्सिटी लेके आते हैं। और उस डाइवर्सिटी के कारण ही कहीं पर्वत बनेंगे, कहीं पर मैदान बनेंगे, कहीं पर पठार बनेंगे। ऐसा कुछ हमने पीछे पढ़ा था। यही बात इसने और एक्सप्लेन करके बता दी और खुल के बता दी कि हाँ, एक बात और, आपने एक वर्ड सुना होगा जियोमॉर्फिक प्रोसेस, या इसको बोलते हैं हम लोग जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं हम भू आकृति प्रक्रियाएं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ये वर्ड आपने बिल्कुल, ये सबसे पहला ही वर्ड है, पहला ही शब्द है जब हम ज्यूमरफोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि ये वर्ड बगैर पढ़े, बट इसको हम इसके मीनिंग को समझते रहते हैं, बट इस वर्ड का, इस शब्द का हम लोगों को नहीं पता लगता कि ये कौन सा वर्ड है। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस मतलब कौन सी वो प्रक्रियाएं हैं? जियोमॉर्फिक मतलब भू-आकृति प्रक्रियाएं, भू-आकृति प्रक्रियाएं, प्रोसेस होती है प्रक्रिया। भूआकृति प्रक्रियाएं कौन सी हैं? भूआकृति प्रक्रियाएं दोस्तों कौन सी है? पृथ्वी के अंतर्गत जो पृथ्वी का आंतरिक भाग था वो बल, और जो पृथ्वी के बाहर जो मतलब जो विभिन्नताएं बनी थी उनको समतल करने वाला, दोबारा से उसी फ्लैट सरफेस पे लेके आने के लिए जो बल काम करते हैं, इस सारी प्रक्रिया को, उस सारी प्रोसेस को हम जियोमॉर्फिक प्रोसेस बोलते हैं, या जियोमॉर्फिक प्रोसेस या भू-आकृति प्रक्रिया बोलते हैं। दोस्तों अब नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था कि भू, उसके बाद डिस्ट्रोफिक, हमने पढ़ा था कि डिस्ट्रोफिक। अब पटल विरूपण हमने बताया कि हम लोगों ने बात की कि जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है उसके कारण सरफेस ऊपर उठा या फिर सरफेस नीचे आया। जब सरफेस ऊपर उठा मतलब कहीं ना कहीं जो हमारा पटल है, जो हमारा सरफेस है, उसके ऊपर छेड़खानी हुई ना, उसका विरूपण हुआ, उसका बदलाव हुआ। वो जो बदलाव है वही पटल विरूपण बल है। इसको इसने अलग अलग तरीके से बताया है। इसने बताया है कि इसने दो तरीके से बताया है कि जो पटल, जो हमारा सरफेस, मतलब जो हमारा सरफेस है, वो सरफेस क्या होगा जब थोड़े से एरिया के लिए, जब वो ओरोगेनिक और एपिरोजेनिक, ये हमारा सरफेस था, ये हमारा सरफेस था, हमारी पृथ्वी का सरफेस था। अब सरफेस के अंदर जो आंतरिक भाग है उसमें बल उत्पन्न हुआ है। उसके अंदर आपको पता है कि बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, उन्हीं प्रक्रियाओं के बारे में बात करेंगे। इन प्रक्रियाओं के कारण ये जो सरफेस है, ये कहीं से सरफेस ऊपर उठ गया, यहाँ इतना, इस तरीके से, कहीं पे ये इस तरीके से उठ गया, कहीं पर ये नीचे बैठा, कहीं पे फिर ये थोड़ा सा उठा। तो इस प्रकार जो प्रक्रियाएं हुई, इस प्रकार जो स्थलाकृति बनी, उन जो स्थलाकृतियां हैं उनको अलग अलग नाम दिए गए। उनको अलग क्या नाम दिया? जो बड़ा सरफेस उठा, जो मतलब लार्ज एरिया उठा, उसको महादेश बोला गया, या एपिरियोजेनिक, या फिर इसको बोलते हैं महाद्वीप, महाद्वीप। और जब छोटा एरिया उठा, छोटा एरिया उठा, जैसे ये एरिया जो उठा, इसको बोलते हैं हम पर्वत या ओरोगेनिक। अब मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ आ गई होगी। हम दोबारा उसको एक बार फिर डिस्कस करते हैं। दोस्तों क्या हुआ कि जो पृथ्वी के आंतरिक जो बल थे और जो पृथ्वी के बाह्य बल थे, उनके सम्मिलित रूप से जो प्रक्रिया होती है, जब उनके सम्मिलित रूप से जो कार्य होते हैं, वो भू-आकृति प्रोसेस होती है। दोस्तों ज्योमॉर्फोलॉजी की एक बात आप याद रखना, भू-आकृति की एक बात याद रखना, और ये नेचर, ये कि प्रकृति का रूल भी है कि जो जैसा था उसको कुछ टाइम बाद, 1,000 लाख, 2 लाख करोड़, 2 करोड़ साल बाद उसको दोबारा वैसा ही होना पड़ेगा। और ये आदमी के ऊपर भी बात डिपेंड होती है, आधारित होती है, और ये बात पृथ्वी के सरफेस के ऊपर भी आधारित होती है। तो दोस्तों जो सरफेस हमारा फ्लैट था, तो यो और ये जो इंटरनल फोर्स थे, इंटरनल फोर्स के कारण ये ऊपर उठा था। अब क्या है, ऊपर उठने के कारण जो एजेंट है, मतलब हवा है, पानी है,
मतलब वो क्या बोलते हैं, बारिश है, इस बारिश के कारण इसकी कटाई होगी, कटता जाएगा, पर्दन होता जाएगा और धीरे 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 ये फिर एक फ्लैट सरफेस में बदल जाएगा। ये सारी प्रक्रिया, इस प्रकार की जो प्रक्रिया है दोस्तों, वो हम भूआकृति विज्ञान में पढ़ते हैं। अब दोस्तों चलते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अब जो भूआकृति प्रोसेस की जो इंटरनल फोर्स के बारे में हमने बात की थी, उन इंटरनल फोर्स कहाँ पे होंगे, पृथ्वी के अंतर्गत होंगे, पृथ्वी के आंतरिक भाग में होंगे। तो पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है उसके अंदर हम लोग वैसे तो जा नहीं सकते क्योंकि गर्मी बहुत है वहां पे। तो इसकी जानकारी कैसे मिले हम लोगों को, कैसे पता लगे कि पृथ्वी के अंतर्गत क्या है क्या नहीं है। और पृथ्वी का कोर है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि क्रस्ट, मेटल और कोर, ये तीन परतें हैं। कैसे पता लगा कि ये इसके अंदर तीन परतें हैं? हो सकता है 10 परतें भी हो सकता है 20 परतें भी हो, या हो सकता है कि एक भी परत नहीं हो। बट इसके लिए दोस्तों जो रिसर्चर है, जो वैज्ञानिक है, उन्होंने दो तरीके से अध्ययन किया। और उन्होंने दो तरीके से, दो संसार जो इनके परमाणु थे, वो परमाणु कौन से थे? एक डायरेक्ट परमाणु थे और एक इनडायरेक्ट परमाणु थे। तो दोस्तों जो डायरेक्ट परमाणु थे वो क्या थे? अब डायरेक्ट परमाणु दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि आपने केजीएफ मूवी देखी होगी। केजीएफ देखी है ना? केजीएफ, कोलार माइनिंग वाली, और ये सभी की, बहुत सारे लोगों की ये फेवरेट मूवी भी रही होगी। केजीएफ 1 आई थी और केजीएफ 2 भी आई थी, और अभी थोड़े से दिन में केजीएफ 3 भी आ जाएगी। ये मैं इसका जिक्र क्यों कर रहा हूं दोस्तों? केजीएफ के अंदर आपने माइनिंग देखी होगी। अगर आपने वैसे रियल में कभी माइनिंग नहीं देखी है, या फिर आपका कभी आप उस एरिया से बिलोंग नहीं करते हैं, तो केजीएफ के अंदर आपने माइनिंग देखी होगी। इंडिया के अंदर दो तरह की माइनिंग होती है। एक माइनिंग होती है ओपन माइनिंग, और एक होती है रेट माइनिंग, या फिर मतलब गुफा बना के जो माइनिंग की। जैसे मेघालय में रेट माइनिंग करती है, छोटे छोटे मतलब छोटे छोटे एरिया बनाए जाते हैं, या फिर छोटे छोटे दरवाजे बनाए जाते हैं, छोटी छोटी गुफाएं बनाई जाती हैं और उनसे खुदाई की जाती है। तो जो केजीएफ की जो माइनिंग है, उसमें जो दोनों तरह की माइनिंग है। इसकी बात मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैंने बताया कि हम पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो आंतरिक भाग में कैसे पता लगेगा कि हम सरफेस को खोदते चले जाएं और पृथ्वी के अंदर जो है उसका पता लगाएं। तो अभी तक पृथ्वी के, वैसे तो जो पृथ्वी की परिधि है, जिसको बोलते हैं कि पृथ्वी का कोर है, वो 6371 किलोमीटर है। 6371, 6371। यहां तक खोदना इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है, अब मैं बताता हूं आपको। आपने मोरियाना ट्रेंच के बारे में सुना होगा। मारियाना ट्रेंच के बारे में सुना है ना? प्रशांत महासागर के अंदर दुनिया की सबसे गहरी खाई है वो, और उसकी डेप्थ कितनी है? 11 से 12 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। और ये कितनी है? 6371 किलोमीटर। मतलब अभी तक हम बहुत दूर हैं। तो माइनिंग एक हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण होगा, जिसके कारण हमें पृथ्वी के अंतर्गत या पृथ्वी के आंतरिक भाग का पता लगा है। सेकंड बात करते हैं पृथ्वी के अंतर्गत। तो हम तो अभी तक जो मोरियाना ट्रेंच है वही 11 किलोमीटर है। और क्या काम किए जा रहे हैं? तो दोस्तों दो तीन तरह से पृथ्वी के लिए ये प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं कि जो रिसर्चर हैं, जो ज्यूमोर्फोलॉजी है उसमें और ज्यादा इंप्रूवमेंट हो, या अगर ज्योग्राफी को और ज्यादा जाना जा सके, तो उन लोगों ने ना 3 से 4 प्रोजेक्ट बताए गए हैं। वो 3 से 4 प्रोजेक्ट कौन से हैं उनकी हम बात करते हैं दोस्तों। सबसे एक प्रोजेक्ट है डीप ओशन ड्रिलिंग। सेकंड प्रोजेक्ट है इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। जो डीप ड्रिलिंग प्रोजेक्ट है दोस्तों, इसके अंदर क्या है कि एक खदान खोदी जाएगी, एक गड्ढा खोदा जाएगा, और उस गड्ढे को खोदने, उस गड्ढे को खोदते रहेंगे लास्ट तक जो हमें लोगों को जो पदार्थ मिलेंगे या जो चट्टानें मिलेगी, उन चट्टानों के बाद अध्ययन किया जाएगा। एक तो है डीप ओशियन, मतलब समुद्र के अंदर खुदाई होगी। समुद्र के अंदर खुदाई होगी। आप लोगों को पता है मोरियाना ट्रेंच अप्रोक्सीमेटली 11 से 12 किलोमीटर गहरी है।
अब उसमें भी और खुदाई हो सकती है, जहां तक संभव होता है उसको खोदते हैं। तो इस प्रकार का प्रोजेक्ट है डीप ओशन प्रोजेक्ट है, बहुत सारी कंट्री मिलके इस पे काम कर रहे हैं। फिर है इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। दोस्तों इसमें एक प्रोजेक्ट पे काम किया जा रहा है समुद्र के अंदर, और एक साथ ही साथ एक सरफेस पे भी काम किया जा रहा है। भारत में इसमें क्या सहयोग है, और भारत में भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट चल रहा है या नहीं? तो दोस्तों हाल ही में जर्मनी है, जो जर्मनी के एक रिसर्च काउंसिल है, उसके साथ भारत ने मिलके कॉन्टिनेंट के ऊपर एक डीप ड्रिलिंग प्रोजेक्ट शुरू किया है। और डीप ड्रिलिंग प्रोजेक्ट कौन सा है? जैसे जर्मन जो रिसर्च, दोस्तों जो जर्मन रिसर्च सेंटर ऑफ जियो साइंस है, इसके साथ मिलकर भारत ने इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल साइंटिफिक ड्रिलिंग शुरू की है। और ये शुरू कहां पे की है दोस्तों? ये जो की है, ये कोयना क्षेत्र, कोयना जो है कोयले का क्षेत्र है, वहां पे, क्योंकि कोयना में खदानें हैं, और उन्हीं खदानों को के अंतर्गत खुद उन्हीं खदानों के अंदर जर्मन की जो साइंटिस्ट हैं, जर्मन की जो रिसर्च है, जो रिसर्च टीम है, वो भारत का इसमें सहयोग करेगी। और इसमें भारत क्या करेगा? जो कोयना का क्षेत्र है, उस कोयना क्षेत्र में जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं, जो माइनिंग के एक्सपर्ट हैं, जो खोदने के एक्सपर्ट है, उनका सहयोग लेगी। और उस सहयोग के बाद जो कोयना का क्षेत्र है, जो कोयला क्षेत्र है, उस कोयला क्षेत्र के अंदर हम लोगों को एक तो कोयला मिलेगा, और सेकंड उस कोयले के साथ साथ दोस्तों हम लोगों को जियो मॉर्फोलॉजी या भूआकृति विज्ञान के तहत उसमें वृद्धि होगी, और हम लोगों को जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है, जो पृथ्वी का अंतरिक्ष है, उसके बारे में पता लगेगा। दोस्तों सेकंड जो परमाणु कौन सा है? प्रत्यक्ष परमाणु के वोल्केनो। दोस्तों वोल्केनो ज्वालामुखी आपको सभी को पता है कि ये कहीं ऊपर से तो गिरता नहीं, ये पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलता है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलता है, तो इससे एक प्रमाण लगाया जा सकता है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, पृथ्वी का जो अंतरंग है, वो कहीं ना कहीं मेल्ट है। मतलब कहीं ना कहीं ये चट्टानें जो यहाँ पे ऊपर आके ठोस हो जाती हैं, कहीं ना कहीं पिघली हुई अवस्था में है। तो दोस्तों सेकंड परमाणु ये हुआ। भाई ये तो ठीक है कि दो परमाणु तो हो गए, कि भाई अब इन दो परमाणुओं के आधार पर जो विद्वान है वो किस नजरिए पे पहुंचे कि एक तो भाई पृथ्वी का जो गर्भ है, जो पृथ्वी का गर्भ है, वही कहा वहां पर कहीं ना कहीं मेल्टेड फॉर्म में या पिघली हुई अवस्था में है। सेकंड क्या है? जो ड्रिलिंग प्रोजेक्ट है उसमें क्या है? अभी तक ठोस रूप ही है, पृथ्वी का जो चट्टाने हैं अभी तक ठोस ही रूप में है। तो अब क्या हुआ? एक तो ठोस है, और ठोस के नीचे कहीं ना कहीं तरल भी है। दोस्तों उसके बाद है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट परमाणु कौन से हैं दोस्तों? इनडायरेक्ट परमाणु है, सबसे पहला परमाणु है ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स। दोस्तों आपको जब हम लोगों ने शुरुआत की, तो आप लोगों ने जब हमारी जो पहली क्लास थी बेसिक ज्योग्राफी, आपने देखा होगा कि पृथ्वी एक स्पेसिफिक शेप है ना। तो स्पेसिफिक शेप है, तो ये यहाँ पे पृथ्वी चपटी है, थोड़ी सी दबी हुई। तो इसको क्या बोला था हम लोगों ने? नॉर्थ पोल। और इसको बोला था हम लोगों ने साउथ पोल। और ये हमारी क्या थी? भूमध्य रेखा थी ना। अब दोस्तों क्या है कि ये जो ग्रेविटी है, इसका पृथ्वी के अंतरंग में कैसे पता लग सकता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग है, उसकी कैसे जानकारी हो सकती है ग्रेविटी की का? तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि जो पृथ्वी के नॉर्थ पोल है और जो पृथ्वी का साउथ पोल है, वहां पर ग्रेविटी ज्यादा है, गुरुत्वाकर्षण ज्यादा है। अब इसका एक और प्रमाण बताता हूं। अगर आप 1 किलो मतलब 1 kg एप्पल को, एक तो यहां पर मतलब भूमध्य रेखा पर उसका वेट करेंगे, उसको तोलेंगे, और एक नॉर्थ पोल या जब साउथ पोल पर तोलेंगे, तो वो जो 1 kg है उसके वेट के अंदर डिफरेंस मिलेगा। उस वेट के अंदर डिफरेंस का कारण क्या है? ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। मतलब अब ये ग्रेविटी ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण का कहीं ना कहीं प्रभाव पृथ्वी के केंद्र के कारण है। अब पृथ्वी का जो केंद्र है, मतलब वो अब इससे क्या प्रमाण होता है कि पृथ्वी का जो केंद्र है वो कहीं ना कहीं ठोस है। इसलिए ग्रेविटी का हम लोगों ने देखा कि इस ग्रेविटी के आधार पे हम किस नतीजे पर पहुंचे कि पृथ्वी का जो कोर है वो ठोस है। सेकंड, आप लोग अगर आप कभी पहाड़ों में गए होंगे, तो मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूं, शायद आपको याद आ जाए।
यहाँ पे आप गए होंगे मैग्नेटिक हिल के बारे में। अगर आप नहीं गए हैं तो कोई बात नहीं, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे और ये देखते हैं कि इसका पृथ्वी के आंतरिक भाग से क्या संबंध है। दोस्तों, इसका पृथ्वी के आंतरिक भाग से क्या संबंध है, क्यों इसकी हम स्टडी कर रहे हैं, क्यों मैंने इस फोटो को आपको दिखाया। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया जो ग्रेविटी है, उस ग्रेविटी के कारण हम लोग पहुंचे ठोस, कि पृथ्वी का कोर ठोस है। बट ये तो एक हिल है, और ये हिल की खास बात क्या है, इस चट्टान की खास बात क्या है कि यहाँ पर जो आपकी गाड़ी है वो उल्टी ऑटोमेटिक बगैर ब्रेक लगाए, सॉरी बगैर गियर लगाए भी वापस पहाड़ी के ऊपर चढ़ती रहेगी, मतलब ग्रेविटी के अपोजिट जाती रहेगी। ये क्या है, ये कहीं इसको मतलब प्रकृति के साथ जोड़ के देखते हैं, कहीं इसको जादू टोने के साथ जोड़ के देखते हैं, बट नहीं दोस्तों, इसके साइंटिफिक स्टडी अगर देखा जाए, इसका साइंस तो क्या है कि ये जो चट्टाने हैं, ये जो पर्वत है, इस पर्वत में यहाँ पे कहीं ना कहीं ग्रेविटी से, गुरुत्वाकर्षण से संबंधित चट्टाने हैं, जिन चट्टानों के कारण इन ये जो मैग्नेटिक या जो लोहा है, लोहे को मैग्नेट के कारण वापस खींचा जाता, अपनी ओर खींचा जाता है, या मैग्नेटिक इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ है। अब क्या है कि हमने ग्रेविटी की बात की, ग्रेविटेशनल एनोमोली या असमानता, मतलब असमानता की क्या है कि उसी चट्टान पर, जैसे आप लोगों ने देखा है ना कि जो हिमालय है, ये ऐसे ऐसे हिमालय बना हुआ है, ऐसे ऐसे है ना। अब ये एक तो हिल है, देखो ये जो चट्टाने हैं, इन चट्टानों के ऊपर तो चुंबक है, मतलब चुंबकीय शक्ति है। बट जो कुछ चट्टाने हैं, ये जो पीछे दिखाई दे रही है, बट इनके ऊपर तो चट्टाने नहीं, इनके ऊपर तो मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट या चुंबकीय प्रभाव नहीं है। तो इसी प्रकार जो गुरुत्वाकर्षण है वो कहीं पर ज्यादा है और कहीं पर कम है। तो इस गुरुत्वाकर्षण के कम या ज्यादा होने के कारण या असमानता को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी एनोमली या असमानता, असमानता। इसको बढ़ाने का कारण क्या था कि दोस्तों, इसके कारण हम लोग पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में ये बस बात पे शोर चले गए कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, उसके अंदर चट्टानों की भी विभिन्नता है, चट्टानों की जो भाग है, चट्टानों के जो के अंदर जो कण है, चट्टानों के अंदर जो मतलब बोलते हैं कि जो रासायनिक कंपोजिशन है, उसमें कहीं ना कहीं डिफरेंस है। हम लोग अभी तक क्या किया, हम लोगों ने डीप ड्रिलिंग किया, उसके बाद हमने वोल्केनो देखा, उसके बाद हम लोगों ने दोस्तों थर्ड ग्रेविटी देखी, और चौथी हमने देखी ग्रेविटेशनल एनोमली। इस बात इन बातों के आधार पर हम लोगों ने कुछ प्रमाण निकाले। अब दोस्तों, जो नेक्स्ट बात है, अब नेक्स्ट बात क्या है दोस्तों, कि जो पृथ्वी का टेम्परेचर है, जो तापमान है दोस्तों, तापमान पृथ्वी का क्या है कि जैसे हम खोदना शुरू करते हैं तो धीरे नीचे जाते टाइम गर्मी बढ़ती जाती है। आपके प्रैक्टिकल आपकी लाइफ का एग्जांपल बताता हूं कि हम लोग किसी गहरी जगह पे चले जाते हैं तो वहां पर, मतलब अगर आप पर्वतों पर, पहाड़ों पर गए हैं तो नीचे गहरी खाई में जाओगे तो वहां पर गर्मी होगी। सेकंड, अगर आप किसी फार्मर बैकग्राउंड से हैं तो आप जो कुआं होता है, जो नलकूप का कुआं होता है, जो खेत में कुआं होता है, आप जैसे ही नीचे जाओगे वहां पर आपको गर्मी लगेगी। इसका कारण क्या है कि इसका कारण क्या है कि दोस्तों, जो शुरुआत के अंदर जो टेम्परेचर है वो जैसे ही खोदते जाते हैं बढ़ता जाता है। मतलब ये हमारा दोस्तों, ये जो हमारा, यहीं से हम लोग समझ लेते हैं कि ये कोई कुआं है हमारा, ये हमारा सरफेस है। अभी सरफेस के ऊपर कुआं हम लोगों ने खोदना शुरू किया, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर था, मतलब ये जो टेम्परेचर था, यहाँ पे अगर हमारा नॉर्मल डिग्री 10 डिग्री टेम्परेचर है, तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे ये टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11, यहाँ पे 12, ऐसे 13, ऐसे बढ़ता जाएगा। बट दोस्तों, ये जो टेम्परेचर है, इसके बढ़ने का कारण क्या है,
दोस्तों इसके बढ़ने का कारण ये है कि जब हम लोगों ने इससे पहले बात की ग्रेविटी की, ग्रेविटेशनल एनर्जी कौन सी थी, क्यों ग्रेविटी के अंदर अंतर था, क्योंकि कहीं ना कहीं चट्टानों के अंदर अंतर था। तो इसी प्रकार के अंतर हम लोग देखते हैं कि जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है उसमें चट्टानों में डिफरेंस है, उस चट्टानों के अंदर अलग अलग कंपोजिशन है। तो कुछ धात्विक चट्टानें में जिसमें परमाणु जो ऊर्जाएं हैं, जैसे यूरेनियम 235 या 238 होता है, जो टूटता रहता है और जिससे एनर्जी जनरेट होती रहती है। दोस्तों सेकंड काम क्या है, जो पृथ्वी का अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन भी होते रहते हैं, जैसे चट्टानें अपने रूप बदलती रहती हैं, जिसके कारण कुछ एनर्जी रिलीज होती है। क्योंकि आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ, कुछ ऐसी जो थर्मिक रिएक्शन, कुछ एक्सोथर्मिक होती हैं और कुछ एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन होते हैं जिसके कारण ऊर्जा रिलीज होती है। और दोस्तों थर्ड क्या है कि जो पृथ्वी की जो आंतरिक भाग है उसमें गुरुत्वाकर्षण के कारण, मतलब जैसे ही ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो वहां पे मतलब क्या बोलते हैं कि हवा की अनुपस्थिति है, या फिर चारों तरफ मतलब चट्टानें टूटती रहती हैं, या जो चट्टानों का रासायनिक कंपोजिशन है उसके कारण नीचे की तरफ जाते टाइम गर्मी बढ़ती जाती है, या पृथ्वी के अंदर आंतरिक भाग में तापमान बढ़ता जाता है। ये तापमान किस हिसाब से बढ़ता जाता है, मैंने दोस्तों आपको बताया कि जो हम लोगों ने गड्ढा खोदा था उस गड्ढे के हिसाब से हम नीचे जाएंगे तो तापमान बढ़ता जाएगा। इस हिसाब से तो भाई ये तापमान नीचे का जो एरिया है वो बिल्कुल मेल्ट होना चाहिए, पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो द्रवित अवस्था में होना चाहिए, क्योंकि हम नीचे जाएंगे तो गर्मी बढ़ती जाती है ना, और गर्मी बढ़ती जाती है तो इतनी गर्मी हो जाएगी वहां पर सब कुछ पिघली हुई अवस्था में होगा। बट दोस्तों ऐसा नहीं, पृथ्वी पर जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं, पृथ्वी में गहराई में जाते जाते हैं, तो जो टेम्परेचर है, जो पृथ्वी का जो तापमान है नीचे जाते टाइम, जो पृथ्वी का तापमान है उसकी जो घटने की दर है वो भी परिवर्तित होती रहती है। उसका परिवर्तन कैसा है कि while the upper 100 किलोमीटर इन द इंक्रीज द टेम्परेचर इज 12 डिग्री पर किलोमीटर, मतलब पहले 100 किलोमीटर में जैसे ही नीचे जाएंगे हम लोग 12 डिग्री पर किलोमीटर के हिसाब से बढ़ता जाएगा। बट जैसे ही हम लोग 300 किलोमीटर पर जाएंगे या 300 किलोमीटर से नीचे जाते जाएंगे, उसके बाद इसका टेम्परेचर 12 डिग्री बढ़ रहा था पहले, अब 20 डिग्री के हिसाब से बढ़ता जाएगा। बट गोइंग फर्दर डीप दिस रेट रिड्यूस टू मेयर 10 डिग्री सेल्सियस। अब देखो यहां पे 12 डिग्री बढ़ रहा था, कहां पर 100 किलोमीटर तक, अब नेक्स्ट 300 किलोमीटर तक ये बढ़ा 20 डिग्री के हिसाब से। बट अब 300 से हम नीचे चले जाते हैं, जैसे ही 300 से नीचे चले जाते हैं मोर देन 300 किलोमीटर, ये वापस क्या आ जाता है 10 डिग्री के हिसाब से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों ये जो नीचे बढ़ने की दर है, इससे हम लोगों को अब इस टेम्परेचर के हिसाब से हम एक बात पर पहुंचे हैं कि यार 300 किलोमीटर के बाद की टेम्परेचर क्या है कि बढ़ना शुरू हो जाता है, मतलब नॉर्मल जितना बढ़ रहा था उससे कम होना शुरू हो गया। तो अब क्या है कि यहाँ पे हमारे जो साक्ष्य हैं, हम लोगों के दिमाग में दो चीजें आई कि पृथ्वी या तो द्रवित अवस्था में हो सकती है आंतरिक भाग में अंदर, या फिर वो ठोस अवस्था में हो सकती है। सेकंड प्रमाण क्या है, उससे आगे अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट प्रमाण क्या हो सकता है, डेंसिटी। दोस्तों डेंसिटी क्या है, डेंसिटी होती है घनत्व, मतलब पर एरिया के अंदर, ये मेरा जो इतना एरिया है, मेरे जो हाथ का जो एरिया है, या ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड के अंदर कितनी डेंसिटी है, कितनी गहनता है, कितने लोग एक साथ बैठाए जा सकते हैं, कितने कण ज्यादा से ज्यादा है। जैसे कि द्रव होता है, जैसे गैस के अंदर डेंसिटी सबसे कम होती है, द्रव के अंदर उससे ज्यादा होती है, और जो ठोस है सॉलिड है उसके अंदर सबसे ज्यादा होती है। तो दोस्तों डेंसिटी का हमारे जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट है, क्या बात है कि हम लोग जो एक इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में जान रहे हैं, या वो इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में हम लोगों को पता लग सकता है। तो दोस्तों हम लोग जैसे जैसे नीचे जाएंगे, हमारी जो त्रिज्या कितनी थी पृथ्वी की, यहां तक ये जो पृथ्वी का कोर है 6371 किलोमीटर है ना,
तो दोस्तों ऊपर से नीचे जाएंगे तो ये जो चट्टानें हैं ये नीचे वाली पे दबाव डालेगी, ये इस पे दबाव डालेगी, ये इसके ऊपर दबाव डालेगी और ये इसके ऊपर दबाव डालेगी। मतलब ऊपर वाली नीचे पर, नीचे वाली उससे नीचे पर, नीचे वाली उससे नीचे पर। मतलब इस चट्टान के हिसाब से देखा जाए, इस चट्टान के ऊपर 1 2 और 3, इन 3 परतों का, इन 3 चट्टानों का दबाव हुआ ना। अब इन 3 चट्टानों के दबाव के कारण क्या हुआ कि जो चट्टान है वो एक इतनी ठोस अवस्था में होनी चाहिए कि उसके ऊपर टेम्परेचर का इंपैक्ट ही ना हो या फिर प्रभाव ही ना हो। इसलिए इस डेंसिटी या इस प्रेशर के कारण, क्योंकि ऊपर से नीचे हम जा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ रहा है ना, इस प्रेशर के कारण जो चट्टानें हैं, ये वाली चट्टानें क्या हुई, इस प्रेशर के कारण ये वाली चट्टानें क्या हुई, डेंस हुई ना, डेंस हुई ना या गहन हुई ना। अब ये गहन हुई मतलब गहरी हुई, तो इनके ऊपर टेम्परेचर का भी प्रभाव कहीं ना कहीं और चट्टानों के हिसाब से या तो कम होगा या फिर ज्यादा होगा। एक बात इस पे पहुंचे, सेकंड क्या है, इस गहन चट्टान के ऊपर दो चीजें होंगी, या तो फिर ये लिक्विड होगी, सॉरी, या तो फिर ये ठोस होगी या फिर ये लिक्विड होगी। अब हमारे पास फिर दो समस्याएं होगी। मतलब इस बात पे तो हम पहुंच गए कि नीचे अंदर गैस तो नहीं होगी, मतलब या तो फिर ठोस होगा या लिक्विड होगा। अब क्या पूछते हैं, द एवरेज डेंसिटी ऑफ द लेयर गेट इंक्रीज फ्रॉम द कोस्ट टू कोर, मतलब क्रस्ट टू कोर, एंड इट इज नियरली 40.5 डिग्री, 40.5 ग्राम पर सेंटीमीटर, मतलब एट द वेरी सेंटर। मतलब जब हम इससे नेक्स्ट जो क्लास करेंगे जिसमें हम क्रस्ट, मेटल और कोर के बारे में बात करेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि जो पृथ्वी का क्रस्ट है, जो पृथ्वी के ऊपर की चट्टानें हैं वो कम गहरी हैं, सेकंड जो लेयर है उसकी चट्टानें और ज्यादा गहरी हैं, और जो थर्ड जो कोर है उसकी चट्टानें और गहरी। मतलब डेंसिटी के हिसाब से हम पहुंचे, इस बात पर पहुंचे कि जो पृथ्वी का कोर है, जो पृथ्वी का कोर है वो कहीं ना कहीं ठोस अवस्था में। डेंसिटी एक परमाण हो गया, टेम्परेचर एक सेकंड परमाण था, ग्रेविटी एक थर्ड परमाण था, फोर्थ हम लोगों ने ड्रिलिंग करके देखी थी, फिफ्थ हम लोगों ने वोल्केनो देखा था, और सिक्स्थ हम देखते हैं प्रेशर। अब प्रेशर जो है दबाव, just like the temperature the pressure is also increasing from the surface toward the center। जैसे तापमान ऊपर से नीचे बढ़ रहा था, उसी प्रकार जो डेंसिटी है, जो प्रेशर है, वो भी बढ़ता रहता है। और द डीपर नियरली 3 to 4 मिलियन। अब देखो, आप लोगों को मैं बताता हूं, इसका और सीधा एग्जांपल बताते हैं कि आप लेटे हुए हैं, आपके ऊपर अगर एक बंदा बैठता है तो आपको वेट कम लगेगा, दो बंदे बैठते हैं तो आपको और ज्यादा वेट लगेगा, वो सारे घर वाले आपके ऊपर बैठ जाते हैं तो आपका क्या है, काम तमाम है। मतलब अब आप उठ तो नहीं सकते। उसी प्रकार प्रेशर का इन चट्टानों के ऊपर इंपैक्ट हो रहा है। अब प्रेशर ऊपर से नीचे, नीचे से नीचे, नीचे से नीचे, तो नीचे वाले के ऊपर कितना प्रेशर हो गया, ऊपर वाली 3 से 4 लेयर का, और उससे अलग कौन सा, हम जो उन चट्टानों के ऊपर हम लोग खड़े हैं और हमारे ऊपर भी वायुमंडल या एटमोस्फेयर है वो भी दबाव डाल रहा है। तो अब क्या हुआ कि प्रेशर हो गया, प्रेशर ज्यादा बढ़ने से क्या हुआ, हम लोग पहुंचे कि जो चट्टाने हैं उन चट्टानों के ऊपर दबाव पड़ रहा है तो वो ठोस अवस्था में होंगी। अब एक बात पे पहुंचे थे कि हमारा जो, इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि टेम्परेचर के कारण वो लिक्विड अवस्था में होंगी, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, या तो वो लिक्विड होगी या ठोस होगी। इसके बेस पे तो हम लोग इस बात पे पहुंचे हैं कि वो ठोस होंगी, बट टेम्परेचर के हिसाब से हम लोग पहुंचे थे कि वो लिक्विड होंगी, और इसमें क्या पहुंचे थे, सॉलिड थे। तो इन दोनों के हिसाब से एक प्रमाण पर जो विद्वान है, जो जोग्राफर है और जो साइंटिस्ट है, वो पहुंचे और उन्होंने बताया कि जो रॉक्स हैं, जो चट्टाने हैं, उन चट्टानों के ऊपर अगर प्रेशर बढ़ता जाए तो एक
स्टेज ऐसी आती है जहां से ज्यादा प्रेशर उस चट्टान के ऊपर नहीं बढ़ सकता। मतलब एक ही लिमिट है कि उसके बाद उसको उसका जो दबना है वो कम हो जाएगा उसके ऊपर, चाहे उसको कितना भी प्रेशर देते रहो, उसके बाद उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। और जब वो जिस स्टेज पर वो पहुंच जाएगी, मतलब इस स्टेज पर वो पहुंच गई, मतलब इसके ऊपर इतना प्रेशर आ चुका है कि ये इतनी डेंस होगी, इतनी गहरी होगी इस प्रेशर के कारण कि ये और ज्यादा प्रेशराइज हो ही नहीं सकती और ज्यादा दब ही नहीं सकती। तो इसके ऊपर जो ये टेम्परेचर है इसका भी इम्पैक्ट होना, जिसका भी प्रभाव पड़ना कम हो जाएगा। मतलब अब हम लोग सॉलिड से या लिक्विड से एक और उस पे पहुंच गए ना कि वो सेमी लिक्विड भी हो सकती है, सेमी लिक्विड भी हो सकती है। अब हमारे पास तीन चीजें होंगी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। मेटेरॉइड्स, उल्काएं, ऐसे होते हैं उल्काएं। इसका पढ़ने का कारण क्या, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं? ये तो ऊपर से आई है ना, और हम पढ़ रहे हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग, पृथ्वी के अंतरम की संरचना, पृथ्वी के अंदर के साक्ष्य, इसके हिसाब से कैसे पता लग सकता है? तो दोस्तों ये जो मेटेरॉइड्स है, ये जो उल्का पिंड है, इनकी स्टडी से हम एक बात पर पहुंचे हैं कि जब ये हमारे वायुमंडल में आते हैं तो जो ऊपर का भाग है, ये जो ऊपर का भाग है इस चट्टान का, इस उल्का का, वो घर्षण के कारण, किसके कारण? घर्षण के कारण, फ्रिक्शन के कारण इसका ऊपर का जो सरफेस है वो जल जाता है, और जो इसका आंतरिक भाग है वो वैसे का वैसा रहता है। और जब ये धरती पर आई, धरती पर गिरी, आपको पता होगा कि भारत के अंदर भी एक कोयना, कोयना एक लेक है इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अंदर, ये इस ऐसी उल्का पिंड के गिरने के कारण ही बनी है। आपको मैं और बता देता हूं कि इन उल्काओं के कारण हमारे डायनासोर की विनाश हुआ था। तो इसकी जब ये जब पृथ्वी पर गिरी तो इनके ऊपर जो अभी भी गिरती हैं कहीं कहीं पर, जैसे थोड़े से दिन पहले साइबेरिया में ये गिरी थी, एक उल्का गिरी थी, और उसकी स्टडी की, इनकी स्टडी करते हैं तो जो इनका आंतरिक भाग है, इनका जो कोर क्षेत्र है वो ठोस है। तो मानते हैं कि ये जब उल्काएं बनी और जो पृथ्वी जब बनी उनके टाइम पीरियड सेम ही था, तो पृथ्वी का जो कोर है वो भी कहीं ना कहीं ठोस मिलेगा। दोस्तों नेक्स्ट क्या है, उससे अलग क्या है कि इतने प्रमाण के बेस पे हम पहुंचे, उसके बाद मैग्नेटिक शोर्स। अब सभी को पता है कि पृथ्वी जो है वो एक मैग्नेट, एक चुंबक की भांति क्या करती है, ऐसा कुछ व्यवहार करती है। आप लोगों ने बेसिक एनसीईआरटी या साइंस पढ़ी होगी, जब साइंस पढ़ी थी तो उसमें आपने देखा होगा कि पृथ्वी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है, और इसके दो पोल हैं, एक ये पोल है और एक ये पोल है, एक ये पोल है। ये पढ़ा था हमने नॉर्थ पोल, ये पढ़ा था हम लोगों ने साउथ पोल। ये नॉर्थ और जो साउथ पोल थे ये हम लोगों ने भूमध्य रेखा के हिसाब से हम लोगों ने माने थे, बट हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? मैग्नेटिक शोर्स, मैग्नेटिक ऑफ द अर्थ। तो मैग्नेटिक ऑफ अर्थ है, इसमें जो पोल हैं, जो मैग्नेटिक पोल है वो हमेशा पृथ्वी के उल्टे होते हैं। मतलब नॉर्थ पोल है तो वहां पर मैग्नेटिक साउथ पोल होगा, और जहां पर मैग्नेटिक साउथ पोल है वहां पर मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होगा। मतलब जहां पे हमारा वैसे साउथ पोल है वहां पे पृथ्वी का मैग्नेटिक या चुंबकीय नॉर्थ ध्रुव होगा। दोस्तों ये बनता कैसे है, इसका बनने का कारण क्या कि पृथ्वी चुंबक की भांति व्यवहार क्यों करती है? पर पृथ्वी, हम लोगों को पता है कि चुंबक, हम लोगों के पास किस मेटल क्या बना होता है? निकेल या लोहे का, आयरन का बना होता है ना, इसका बना होता है।
निकिल और फेरन मतलब कहीं ना कहीं हम लोग इस बात पर पहुंचे कि जो पृथ्वी का कोर है वो निकिल या फिर फेरन या लोहे का बना होगा, इसलिए हम इसका मैग्नेटिक स्टडी करते हैं। अब ये मैग्नेट कैसे बना? दोस्तों आपको पता है कि जो पृथ्वी है वो वेस्ट टू नॉर्थ मतलब पश्चिम से पूर्व, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। और जो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है तो पृथ्वी का जो कोर है, पृथ्वी का जो कोर है उस कोर के ऊपर कोई लिक्विड है, मतलब सेमी सॉलिड। जब इससे पहले पता है ना कि हम लोग भाई प्रेशर और टेम्परेचर के हिसाब से हम ऐसी रॉक्स पर पहुंच सकते हैं कि जहां पर सेमी सॉलिड या फिर सॉरी सेमी लिक्विड का भी कोई ऑप्शन हो सकता है। तो जो विद्वान है या जो साइंटिस्ट है वो मानते हैं दोस्तों कि जो पृथ्वी का जो कोर है वो कोर तो सॉलिड का ही है, बट उस सॉलिड के ऊपर कहीं ना कहीं कोई लिक्विड है, कोई ना कोई चट्टानी लिक्विड अवस्था में है। और जब पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट घूमती है तो उस वेस्ट टू ईस्ट के कारण, और जो पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट के कारण जब इस साइड से इस साइड घूमती है तो इस वेस्ट टू ईस्ट के कारण जो इसके अंदर जो लिक्विड है या जो सेमी लिक्विड है उसके अंदर मूवमेंट होती है, और उस मूवमेंट के कारण ये जो पृथ्वी के ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये पृथ्वी का मैग्नेट है, ये मैग्नेट जनरेट होता है या फिर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। इसका क्या प्रभाव है दोस्तों, हम जब क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट दोस्तों ये है कि अब एक चीज और है, सिस्मिक वेव, भूकंपीय किरणें। कौन सी है भूकंपीय किरणें? दोस्तों आपने पढ़ा होगा पी और एस। मैं मान लेता हूं कि आपने कुछ नहीं पढ़ा, बस एक बात याद रखनी है कि भूकंप जब आता है तो उसके समय तीन जो वेव्स हैं, तीन प्रकार की तरंगे निकलती हैं, और वो तरंगे कौन सी हैं? पी, पी, एस और एल। दोस्तों जब भूकंप आता है तो तीन प्रकार की तरंगे निकलती हैं, और वो तरंगे जब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग दिशाओं में मूवमेंट करती है तो उस मूवमेंट के हिसाब से भी विद्वान इस बात पर पहुंचे हैं कि पृथ्वी का जो एरिया है, पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वहां पर कहीं ना कहीं लिक्विड है। इसकी और ज्यादा गहराई से हम और ज्यादा डीपली स्टडी इन वेव्स की, पी एस और एल वेव्स की, हम लोग इसी भूआकृति विज्ञान के अंदर जब हम अर्थक्वेक या और वोल्केनो सॉरी अर्थक्वेक जब पढ़ेंगे या वोल्केनो के बारे में जब पढ़ेंगे और ज्यादा डीपली या फिर और ज्यादा गहन अध्ययन किया जाएगा। इसके हिसाब से इसके मतलब इस प्रमाण के आधार पर मैं आपको एक बात बता देता हूं दोस्तों कि विद्वान बोलते हैं या साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि जो जहां पर ये जैसे ये जो आप देख रहे हैं अर्थक्वेक फोकस, यहां पर जब भूकंप उत्पन्न होता है तो यहां से तीन तरंगे निकलती हैं, एक पी और एस और एल। पी, एस और एल, एल ऊपर ही चलती है। मैं आपको अभी मोटा मोटा ही बता देता हूं, पी एस और एल। इन तरंगों के हिसाब से हम पृथ्वी के एक साक्ष्य पर पहुंचे हैं कि पृथ्वी का जो ये वाला एरिया है ये पृथ्वी का लिक्विड पार्ट है, लिक्विड आउटर कोर पृथ्वी का लिक्विड पार्ट है। क्यों? क्योंकि ये जो पी, एस और एल, जब इन तरंगों के बारे में स्टडी की गई, इन वेव्स के बारे में स्टडी की गई, तो विद्वान एक बात पर पहुंचे, एक रिजल्ट पर पहुंचे कि जो एस वेव्स हैं, एस वेव्स हैं, ये वेव्स लिक्विड फॉर्म से, लिक्विड जो द्रव है उससे क्रॉस नहीं कर सकती, या अपना रास्ता बदल लेती हैं, या फिर वो लुप्त हो जाती हैं। तो जब इसका शेडो जोन का पता लगा तो हम लोगों ने देखा कि जो पी वेव्स हैं वो तो सीधी गुजर गई, यहां पर अगर भूकंप आया था तो वो यहां तक पहुंची, बट जो एस वेव्स हैं वो यहां पर न पहुंच के वो या तो इस साइड मिली या फिर इस साइड मिली। तो ये वाला जो एरिया था, ये वाला जो एरिया था, इस एरिया में एस वेव्स एब्सेंट थी, और इस एस वेव्स के एब्सेंट के कारण ही, इस एस वेव्स के एब्सेंट के कारण ही दोस्तों हम लोग जो
है कि इस प्रमाण पर पहुंचे कि पृथ्वी का जो कोर है उसमें कहीं ना कहीं लिक्विड पोर्शन है। लिक्विड मतलब कहीं ना कहीं द्रव अवस्था में वो है। अब जो बात करते हैं नेक्स्ट, हम लोगों ने शुरुआत की थी, हम लोग अभी रिवाइज कर लेते हैं एक बार। हम लोगों ने शुरुआत की थी सबसे पहले इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? खाई खोदी थी, कोलार केजीएफ हम लोगों ने याद करो, केजीएफ किया था मतलब खादान, मतलब खान खोदी थी, खान के हिसाब से हम लोग पता लगा रहे हैं प्रमाण का। सेकंड हम लोगों ने देखा वोल्केनो। थर्ड हम लोगों ने टेम्परेचर देखा। उसके बाद ग्रेविटी देखी। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या देखा? डेंसिटी देखी। उसके बाद दोस्तों हम लोग प्रेशर पर पहुंचे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने देखा कि उल्का पिंडों के कारण भी हम लोग पृथ्वी की स्टडी गहन अध्ययन कर सकते हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद हम सिस्मिक या शैडो ओजोन या जो भूकंपीय जो तरंगे हैं उनके हिसाब से पहुंचे दोस्तों। अब जो नेक्स्ट था उसके बाद हम लोगों ने एक ग्रेविटी एनोमोली जो असमानता है, जो मतलब चुंबकीय असमानता है, उस आधार पर हम लोगों ने इस प्रमाण निकाले। तो दोस्तों इन सभी के हिसाब से, इन सभी के गहन अध्ययन के बाद हम जो जोग्राफर हैं, जो साइंटिस्ट है, वो एक बात पर पहुंचे कि जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है, जो पृथ्वी का अंतरिक है, वो 3 परत के तहत बना हुआ है, वो 3 लेयर में बना हुआ है। और वो लेयर कौन सी है दोस्तों? वो लेयर है ये क्रस्ट, मेटल और कोर। क्रस्ट जो है कि सबसे ऊपरी क्रस्ट कौन सी है? सबसे ऊपर का पार्ट। फिर सेकंड जो है वो है मेटल, और जो थर्ड पार्ट है ये है कोर। दोस्तों अभी तक के जो प्रमाण थे इन आधार पर हम दोस्तों इस बात पर पहुंचे, और इसी पर इन्हीं परमाणु के आधार पर जो जोग्राफर हैं या एक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स है, उन्होंने एक एनजीओ है, उन्होंने इस पर बहुत अच्छा काम किया। और उस प्रमाण के आधार पर दोस्तों उन्होंने 3 परत पृथ्वी की बताई। और उन 3 परतों का जो अध्ययन है दोस्तों हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर दोस्तों आपको लगता है कि इस चैप्टर के अंदर या इस लेक्चर के अंदर एक टॉपिक या कुछ टॉपिक मेरे से मिस हुआ जा रहा है, या फिर मेरी जो टीम है उससे मिस हुआ जा रहा है, तो प्लीज आप बताइए, ताकि नेक्स्ट जब ये लेक्चर बनाया जाए तो आपका जो सजेशन है उसको ऐड किया जाए, और ये और अच्छे तरीके से मतलब और इंफॉर्मेशन अन्य दोस्तों को भी पता दी जाए, ताकि उनकी भी जो स्किल है और उनकी भी जो नॉलेज है और ज्यादा बढ़े, और साथ ही साथ मेरी भी नॉलेज बढ़े। दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।